मुख्य चुनाव अधिकारी हैं और जो चुनाव अधिकारी हैं उनकी जो नियुक्ति होगी एक कमेटी के माध्यम से होगी और उस कमेटी में प्रधानमंत्री रहेंगे, मुख्य न्यायाधीश रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के और नेता प्रतिपक्ष रहेंगे लोकसभा के। पहले उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम से ही होती थी। तो क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सही है या गलत है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश मिश्रा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, कैसे देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये 3 लोगों की कमेटी रहेगी, क्या इसका परिणाम होगा? जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया है उसको सही गलत नहीं, जरा तथ्यों के प्रकाश में देखने की आवश्यकता है और स्वतः अपने आप निर्णय निकल आएगा कि क्या हो रहा है, सही हो रहा है, उचित हो रहा है, अनुचित हो रहा है, यह स्पष्ट हो जाएगा जी। तथ्य ये है कि अनुच्छेद 324 यानी भारत के संविधान की धारा नहीं, उसमें अनुच्छेद कहा जाता है, 324 में राष्ट्रपति को नियुक्ति का अधिकार है। और हम सब यह बड़े अच्छी तरह जानते हैं, जन जन जानता है, संवैधानिक व्यवस्था भी है कि राष्ट्रपति कैसे काम करता है। वह प्रधानमंत्री अर्थात कैबिनेट की सलाह पर काम करता है। जो काम करता है, जो भी काम राष्ट्रपति करते हैं, सारे काम किए तो जाते हैं उनके द्वारा, किंतु वह कैबिनेट की सलाह पर कैबिनेट का मतलब उसका हेड करता है प्रधानमंत्री और संपूर्ण दायित्व प्रधानमंत्री का होता है। कैबिनेट का चयन भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो जो मंत्रिमंडल है वह प्रधानमंत्री के माध्यम से सलाह दिलवाता है, जो भी दिलाएगा राष्ट्रपति को मानना होगा। अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह दी गई प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, और तो वो अधिक से अधिक उस पर कोई बात जानना चाहते हों, अपनी नोटिंग करके, अपनी क्वेरी करके वापस भेज सकते हैं, लेकिन वो निरस्त नहीं कर सकते हैं। और दोबारा जब कैबिनेट, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री उसको भेज देंगे तो उसको पारित करना, उसको क्रियान्वित कराना और उस पर सहमति की मोहर लगाना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। तो जब संविधान यह कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होगी, तो राष्ट्रपति सारे कार्य करते हैं मंत्रिमंडल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। इसीलिए देखिए, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद में होता है तो मेरी सरकार ने ये किया। सरकार प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रिमंडल की नहीं मानी जाती है, संवैधानिक दृष्टि से सरकार राष्ट्रपति की मानी जाती है। यह बात आम जन हमेशा सुनता है, समझता है कि मेरी सरकार ने ये काम किया, यह निर्णय लिया, यही संबोधन राष्ट्रपति देते हैं। परंपरा भी है, वैधानिक स्थिति भी है ये। तो उसके अंतर्गत भारत के स्वतंत्र हुए लगभग 75 साल तक यही व्यवस्था चलती आ रही है। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री सलाह देते हैं। क्या हो गया आज? एकाएक क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या पिछले सारे चुनाव अवैधानिक हो गए? एक बात वो कह सकते हैं कि पारदर्शिता और बढ़ जाए। तो क्या पिछले जो चुनाव आयुक्तों ने कार्य किया वो सब अपारदर्शी था, पूर्वाग्रह से ग्रसित था, उसमें बेईमानी हुई? तो 75 वर्ष जो हमारे लोकतंत्र की एक गौरवशाली गाथा बनी हुई है, विश्व में जिसका डंका बजता है, इतने विराट देश का, इतनी बड़ी विराट आबादी वाले, इतने बहुलतावादी देश, इतने बहुलतावादी धार्मिक देश, पूरी पृथ्वी पे दूसरा कोई नहीं है। और उसका लोकतंत्र सुचारू रूप से अनवरत काम करता चला आ रहा है। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को या जो प्रणाली चलती आई है उसको प्रकारांतर से अपमानित करने का काम है यह जो अभी निर्णय दिया गया है।
सारे लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। एक बात तो यह इससे स्पष्ट होती है। दूसरी बात, यह बड़ा मनोबल बढ़ाने के लिए है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जहां शामिल हो जाएंगे, वह सलाह देने वाली समिति एकदम पवित्र, एकदम निष्पक्ष, एकदम न्यायपूर्ण और जिसे कहते हैं ना 24 कैरेट का सोना है तो 24 कैरेट हो जाएगा। इसलिए ऐसा किया गया हो, क्योंकि सीबीआई के गठन में भी यही किया गया, उसके चेयरमैन के गठन में, सीवीसी में भी यही किया गया है। तो क्या सीबीआई पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगते हैं? यही सर्वोच्च न्यायालय इन्हीं तीनों जने, इसी जो बॉडी ये कंस्टिट्यूट करती है कि प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और नेता विपक्ष के द्वारा चयनित से जो सीबीआई है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है, उसको डांटती फटकारती नहीं है सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय, सीबीसी पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाती है क्या? या समाज में या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष वाले नेता लोग प्रश्न नहीं उठाते हैं क्या? यह तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अपना हाथ बार बार डालकर सर्वोच्च न्यायालय अपना हाथ जलाने की एक गंभीर घटना कर रहा है। मुझे आशंका इस बात की ज़्यादा हो रही है, उनको तो न्याय प्रणाली के परिष्कार में क्या क्या कदम उठना चाहिए, उस पे जनता से व्यू मांगना चाहिए, उस पे सेमिनार करना चाहिए, उसके अधिवक्ताओं को बुलाना चाहिए, निरंतर संवाद करना चाहिए, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए कि न्यायपालिका पे भरोसा लोगों का कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, कितने प्रश्न चिन्ह लगे हैं। लेकिन इन कार्यों के लिए कहीं कोई समारोह, सेमिनार, सुनवाई, कहीं प्रश्न नहीं, कहीं जवाब नहीं, कुछ भी नहीं कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय निरंतर जो शासन सत्ता है, राष्ट्रपति का, एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का या विधायिका का अधिकार है, संसद का अधिकार है, उसमें अपने को शामिल करती जा रही है। पॉलिसी मैटर में भी शामिल हो गई। कृषि कानूनों पे बनाई हुई कमेटी, आज तक कुछ नहीं पता चला। देश त्राही त्राही कर रहा है, किसानों में आक्रोश जग रहा है। तो यह गाली तो सर्वोच्च न्यायालय को दी नहीं जा सकती कि जो आज आलू और प्याज न बिक पाने के कारण, मनचाहे जगहों पे भेज न पाने के कारण, विदेशों में भेज न पाने के कारण आज किसान 80 पैसे में आलू और 1 रुपये में प्याज बेच रहा है किलो में, और बाजार में वही आलू 10 रुपया किलो, वही प्याज 20 से 25-30 रुपया किलो मिल रही है। अगर यह रोक हट गई होती, कृषि कानून लागू हो गए होते तो क्या होता? मंडी में ही जाके किसान नहीं बेचता। जो गुदौलिया का दुकानदार है, दशाश्वमेध पर जो सट्टी लगती है, वहाँ लाकर रामेश्वर का, चौबेपुर का किसान अपनी प्याज ले जाकर सीधे वहीं पलट देता। यह बाध्यकारी नहीं होता कि वो मंडी से बेचे। या नासिक का है तो वो नासिक वाला प्याज का किसान क्या करता, खेत में बुला लेता हांगकांग वाले व्यापारी को और ऑनलाइन उससे ट्रांजैक्शन कर लेता कि लो भाई ये हांगकांग जाएगा मेरा प्याज इस रेट में, सिंगापुर में जाएगा, इटली में जाएगा, पाकिस्तान में जाएगा, ईरान में जाएगा, सऊदी अरब में जाएगा। कम से कम 10 ऐसे देश हैं वर्तमान समय में जहां प्याज का रेट सैकड़ों रुपया किलो से ऊपर है। लेकिन ढाक के वही 3 पात किसान बैठा रहेगा, क्योंकि वो बाहर भेज नहीं सकता है, मंडी के जरिए जाएगा। मंडी में बिचौलिए दलाल बैठे हुए हैं, वो माल कहेंगे इस रेट में ही बिक रहा है, यहीं इस रेट में दो। वो रेट ज़्यादा लगने ही नहीं देंगे। वो कुछ नहीं कर सकता, वो नीलामी नहीं करा सकता, वो बोली नहीं लगवा सकता, ऑनलाइन बोली नहीं लग सकती है। तो क्या होगा?
और इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार वह लोग हैं, इस देश का वह जो विरोधी बिचौलियों के साजिश में आया हुआ राजनीतिक दल है, विपक्ष है, और जो ऐसे बिचौलिए अड़हतिए दलाल हैं, उन सब की साजिश से किया गया आंदोलन। और सर्वोच्च न्यायालय की बहुत बड़ी वैधानिक दायित्व बनता है कि उन्होंने एक समिति बैठाई थी, समिति की विशेषज्ञ रिपोर्ट आनी थी, वो साल भर तक लगभग बैठे रहे। अंत में किन्हीं अन्य राष्ट्रीय हित के परिप्रेक्ष्य में मोदी सरकार ने उस कानून को वापस ले लिया, लेकिन उनको तो उस समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए था, और उसमें लाभ हानि की क्या चर्चा हुई है, यह न्याय का तकाजा था। और सुप्रीम कोर्ट को सलूट हम सब लोग करते, देश भर करता कि उन्होंने यह बता दिया कि यह कृषि कानून में यह हित है, लेकिन वह दोबारा गया। आगे देखिए, पंजाब में मोदी जी गए थे, ध्यान है जी। ओवरब्रिज पे उनकी गाड़ी रुक गई थी, गृह मंत्रालय ने जांच उस पर बैठाया। मोदी जी ने कहा था कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना वापसी करते हुए कि मैं सही सलामत जान मेरी बच गई है, मैं वापस लौट रहा हूं। बड़ा तमाशा हुआ। उसकी जब जांच होने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेटी बैठाई। ना हम गठित करते हैं साहब, आप कौन होते हैं? क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय को निष्कर्ष भी देना चाहिए कि वह कमेटी गठित हो गई, उसमें दोषी कौन हुआ, किसके खिलाफ सजा की कार्रवाई हुई, देश के प्रधानमंत्री का विषय था, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति का विषय था। कहीं कोई चर्चा है? नहीं चर्चा। एक शौक हो गया है चर्चा में आने का, सब जगह एग्जीक्यूटिव बन जाने का। आप मुझे बताइए, अडानी विषय में रिट आती है, विशेषज्ञ समिति बना दी, ठीक है बनाइए, आप बना दिया इन्होंने। अब वो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सप्रे जी हेड करेंगे, विशेषज्ञ आपने बाहर से ले लिया। तो ये जो समितियां बन रही हैं, कोई एक समिति इस बात के लिए भी तो गठित होनी चाहिए कि निचली लोअर कोर्ट में, निचली अदालतों में किस ढंग से त्राही त्राही मची हुई है, उच्च न्यायालयों में क्या क्या त्राही मची हुई है, अधिवक्ताओं को कितना आक्रोश है, वादकारियों को कितना पीड़ा है, कितना नारकी दशा है, या जो रोज शुक्राना के रूप में इनके चपरासी उनके चपरासी उस अदालतें में बैठे हुए पेशकार और अहलमद और टाइपिस्ट ये सब वसूली कर रहे हैं। उच्च न्यायालय तक वसूली हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय का तो मैं नहीं जानता हूं। फाइल को आगे लगाना है, पीछे लगाना है, 500 रुपया दीजिए, 5000 रुपया दीजिए। इस पर भी कोई समिति बैठेगी साहब? क्योंकि अल्टीमेटली अंततः चाहे वह अडानी का मसला हो, या मोदी जी की सुरक्षा का मसला हो, या किसानों की समस्या हो, किसानों की रोज़ की दैनिक रोज़मर्रा की समस्या हो, विवाद हो, वो कचहरी में मुकदमे तो जाते हैं न्यायपालिका के सामने ना। इस बात पर कोई समिति बैठेगी, जन सामान्य लोगों का कोई प्रतिनिधि मंडल बैठेगा, अधिवक्ताओं का प्रतिनिधि मंडल बैठेगा, और न्यायपालिका के लोग बैठेंगे कि ये मुकदमे तीव्र गति से कैसे तय हो। पारदर्शिता न्यायपालिका के न्याय कक्षों में तो आनी चाहिए। वहाँ क्यों नहीं सीसीटीवी कैमरा लग रहा है? कितनी देर तक न्यायाधीश महोदय बैठते हैं, वो जो बहस सुनते हैं, बहस होती है वह, और उसी पर लिखते हैं कि हाँ बहस सुनी गई, या बिना सुने लिख देते हैं, या सुन के लिखते हैं, या क्या बहस सुनते हैं। तो हर न्यायालयों के न्यायालय कक्षों का क्यों नहीं सीसीटीवी लगाकर रिकॉर्डिंग की जाती है? पारदर्शिता तो यह भी होनी चाहिए। कितने देर कार्य हो रहा है और क्या बात हो रही है, क्या बहस हुई, क्या जिरह हुई, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हो जाए। सड़कों पे सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, देश में पूरा लग जाना चाहता है, और उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसी से मॉनिटरिंग कर रही है पुलिस। बहुत तेजी से बड़ा त्वरित कार्रवाई हो पा रही है, बड़ा लाभ है। न्यायिक कक्षों में क्यों नहीं लग रही? न्यायपालिका की पूरी रिकॉर्डिंग न्यायालय कक्षों की क्यों नहीं हो रही है? उनको भी मालूम है वो 10 बजे बैठते हैं कि 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। यह बातें करने की आवश्यकता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव में घुसना कि ज़्यादा है, यह एक समस्या है। हाँ, मैं एक दूसरी बात कहूँ जो मुझे अच्छी लगती है।
वह दूसरी बात क्या है, G20 का समिट हो रहा है। आज भारत पूरे विश्व की आशा के केंद्र में विराजमान है। अगर मोदी जी की वह ललकार को ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा था कि वन वर्ल्ड वन मोदी, मोदी जी ने कहा था एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड, तो आज बात जो हम भारतीय कहना चाहते हैं, एक विश्व एक आशा, वह भारत और उसका शीर्षस्थ नेतृत्व मोदी जी। क्योंकि मैं इस बात को पूरा कर लेने दीजिए। और ऐसे ही में G20 का यानी विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली संपन्न 20 देशों का सम्मेलन भारत में चल रहा है। अद्भुत गौरवशाली दौर चल रहा है, स्वर्णिम युग जैसे लगता है कि भारत का इस समय चल रहा है। हम लोग शीर्ष पर 5वें पर हैं। हमारी अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में चौथे तीसरे पर दूसरे पर भी पहुंच सकती है। तो इन लोगों को भी एक संदेश है, मोदी सरकार इतनी शक्तिशाली है, वो न्यायपालिका पर चाहे तो इम्पीचमेंट महाभियोग की कार्रवाई कोई चाहे तो कर भी सकती, लेकिन विश्व को संदेश दे जा रहा है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, किसी प्रकार से सत्ता के प्रभाव में नहीं है, सत्ता के कार्यों में अड़ंगा भी लगा सकती है, उसमें प्रवेश भी कर सकती है और उसमें मॉडिफाई भी कर सकती है। एक ढंग से 75 वर्ष तक जो अधिकार एग्जीक्यूटिव का तनहा एकाधिकार चला आ रहा था, उसको समाप्त करके प्रवेश कर सकती है। इसलिए विश्व भर के निवेशक, उद्योगपति, कारोबारी लोग, बेस्ट ब्रेन, सर्वाधिक विद्वान, प्रबुद्ध लोग भारत आएं। यहाँ की न्यायपालिका अत्यंत निष्पक्ष, सशक्त, प्रभावशाली है और उनका पूरा संरक्षण न्यायिक माध्यम से भी होगा। यह मैं इस घटना को केवल निंदा के दृष्टि से नहीं, सकारात्मक दृष्टि से भी देखता हूँ। और सर्वोच्च न्यायालय के इस पहलू से जब मैं विचार करता हूँ तो सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे विश्व को एक संदेश दिया है कि आओ निवेशक, तुम्हारी रक्षा हम करेंगे। यह मोदी सरकार बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कहीं इनके कोई अधिकारी, कर्मचारी, नेता, सांसद, मंत्री कोई तुम्हारा दमन नहीं कर पाएंगे। न्यायपालिका यहाँ बैठी है जो पूर्णतः सशक्त है, निष्पक्ष है, वह सारे उद्योगपतियों की, व्यक्तियों की अधिकारों की रक्षा करेगी और न्याय करेगी, जिसे मोदी सरकार मानेगी। संविधान सभा की एक यह भी तो चिंता थी ना कि जो भी चुनाव आयोग होगा वो निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा होता है। वो जो भी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आ सकता है। क्योंकि 2009 में जब यूपीए की सरकार थी तो नवीन चावला जो मुख्य चुनाव अधिकारी बनाए गए थे, तो बीजेपी ने बड़ा उनका विरोध किया था कि कहीं ना कहीं पार्टी के आदमी इस तरह की बातें होती हैं। अब विपक्ष के भी रह जाएंगे, CGI भी रहेंगे, तो एक सही रहेगा। बड़ी रोचक बात आपने किया कि सर्वोच्च न्यायालय इसके चुनाव आयुक्त के चयन में रहेगी तो निष्पक्षता बढ़ेगी। तो साहब, चुनाव का तो वह शीर्षस्थ अधिकारी चुनाव आयुक्त हो गए। जिले में चुनाव अधिकारी कौन होता है? जिलाधिकारी। उसकी नियुक्ति, उसकी पोस्टिंग, उसका ट्रांसफर कौन करता है? फिर शासन करता है, प्रदेश का शासन करता है। तब इसका मतलब है जनपद न्यायाधीश के साथ एक टीम बना देनी चाहिए हर जिले में चुनाव कंडक्ट कराने में। जिलाधिकारी के साथ जिला न्यायाधीश भी बैठे। फिर वो जो चुनाव कर्मचारी हैं, ये सब तो सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार के वेतन भोगी हैं। सब दिन उसी मंत्री को, उसी विधायिका को, उसी एग्जीक्यूटिव को सलामी दागते हैं, उसके कृपा पात्र हैं, सेवा करते रहते हैं। तब फिर वो भी गड़बड़ कर देंगे तो फिर पूरे सारे न्यायपालिका को लगा दीजिए चुनाव कंडक्ट कराने में। इस ढंग की कल्पनाओं से नहीं होता है। सिस्टम के परिष्कार का यह तरीका नहीं है कि हर जगह जाके बैठ जाना होगा। आपको पारदर्शिता का अध्ययन करना होगा। पारदर्शिता किस प्रकार से हो, इस पर विचार करना होगा। टेक्नोलॉजी ड्रिवन समय है।
जो तकनीक पे आधारित है, उस ढंग से चीज़ें संपन्न हो रही हैं, उसके परिष्कार पर विचार करना होगा और टेक्नोक्रेट्स की मदद लेने की आवश्यकता है। किसी के जाके बैठने उठने इससे केवल बात नहीं बनती है। जैसे मैंने कहा ना कि बहुत ईमानदार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएं या हों, बड़े सक्रिय हो, बड़ी मेहनत करते हों, तो क्या भारतवर्ष की सारी न्यायालय हैं उनको देख पाएंगे? उनके निर्णय को दिन प्रतिदिन किए जाने वाले काम का अध्ययन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सिस्टम बनाना होगा और उसी लिए मैंने कहा कि न्यायालय कक्षों में अंदर एक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए टीम होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन में वो अध्ययन करे कौन न्यायाधीश कितने समय बैठ रहा है, क्या कर रहा है, उसकी रिकॉर्ड हुई, उसने क्या पूछा और क्या जवाब मिला, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए और अपने आप इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जो कंप्यूटर सेट्स आके रखे हुए हैं वो सब ऐसे ही वहाँ वैसे ही मुँह चिढ़ाते रहते हैं। अधिवक्ता जहाँ से खड़े होकर बहस करते हैं उसके सामने कंप्यूटर का मॉनिटर पड़ा रहता है, जज साहब उधर बैठे रहते हैं। बड़ी अशोभनीय, असुविधाजनक और शर्मनाक परिस्थितियां बनी हुई हैं। इन पर कब ध्यान देगी न्यायपालिका? सर्वोच्च न्यायपालिका, उच्च न्यायपालिका, इनके प्रशिक्षण, इनके सुधार, इनके इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सेमिनार होता है क्या? जो आदेशों में अंतर विरोध हो रहा है, पवन खेड़ा को सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल जमानत दे दिया, तो मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं दे दिया? उनको कह दिया जाइए आप उच्च न्यायालय, तो पवन खेड़ा को क्यों नहीं भेज दिया कि आप जाइए उच्च न्यायालय? अभी आप देखिए ना क्या हो रहा है। ये जो दोहरे मानक हो रहे हैं, अंतर विरोधी निर्णय हो रहे हैं, ये चुनाव आयुक्त के चयन के लिए जो रूलिंग आई हुई है, जस्टिस जोसेफ की 5 जजेस की बेंच बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि हम कानून बनाना हमारा अधिकार है। और जब हिडनबर्ग और अडानी वाले प्रकरण में वहाँ गए तो कहा कि ये हमसे मतलब नहीं, हम कानून नहीं बनाएंगे, हम उसको चाहते हैं कि एक्सपर्ट्स के जरिए जांच करा लें। तो ये जो बात हो रही है, अब वो जो नूपुर शर्मा वाला प्रकरण मैं याद दिलाना चाहता हूँ। पहले उसी अदालत ने कहा कि आपके नाते सारे हत्या हुई, वो राजस्थान वाले टेलर मास्टर की हत्या हो गई, उमेश कोले की हत्या हो गई, आपके कारण हुई, और हम क्लब नहीं करेंगे, मुकदमों को अलग अलग चलेगा। भगा दिया बड़ा अपराधी। फिर उसी न्यायालय ने वापस ले लिया अपने पूरे कथनों को और निर्णय कर दिया कि नहीं, क्लब कर देते हैं। तो अपराधी कौन हुआ? पहले जो कहा गया, जो कुछ कहा गया, वह आपराधिक बात थी कि नहीं, वो अनुचित थी, अन्यायपूर्ण थी। एक ही न्यायालय, वही पार्टी वाला ने बैठ के ये 2 तरह के आदेश किए थे। पहले मौखिक आदेश किया था तो वो ये था, और बाद में जो लिखित किया वो दूसरा हो गया, क्लब कर दिया। इसके लिए कार्रवाई कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश करेंगे। इस पर कोई जांच कब बैठेगी? इस ढंग से जो अंतर विरोधी आदेश हो रहे हैं उस पर जांच कब बैठेगी? न्याय की जो बात है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए पारदर्शिता पैदा करनी होगी, सिस्टम डेवलप करना होगा, टेक्निक का सहारा लेना होगा। अगर ऐसा ही था तो यानी जिला न्यायालय में अन्याय होता है क्या कि उसकी अपील का अधिकार दिया जाता है? सबसे निचली अदालत में सब लोगों की जो सिविल जज, जूनियर रिवीजन या मजिस्ट्रेट कहे जाते हैं, उनके हर आदेश की अपील होती है, तो वह अन्याय किया है क्या? तो सिस्टम को कैसे चलाना है, इस पर विशद विवेचना होनी चाहिए। उसमें पारदर्शिता और तकनीक के प्रयोग के अतिरिक्त, कोई प्रशिक्षण के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है। इस ढंग से किन किन संस्थाओं में जाके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अब भाग लेंगे तब वो निष्पक्ष हो जाएगा? आप मुझे बता दीजिए। और अगर यही निष्पक्षता की कसौटी है कि जब प्रधानमंत्री जिस समिति में रहेंगे, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रहेंगे, वही निष्पक्ष होगी, तो सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, न्यायमूर्तियों के नियुक्तियों में क्यों न यही तीनों रहें? अगर निष्पक्षता की यही कसौटी है तो उसमें भी प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश रहें और न्यायमूर्तियों का चयन करें। तो ये जो दोहरे मानक बन रहे हैं, यह
समझ में आने लायक नहीं है। यह अंतर विरोधी से महसूस होते हैं, इसका कोई स्पष्ट बात नहीं समझ में आती है, और संविधान में यह इन बातों पे चर्चाएं गंभीरता से उठी हुई हैं, उसके प्रतिकूल कार्य हो रहा है, ऐसा महसूस होता है। जो संविधान सभा में चर्चाएं उठी थी, धारा 124 में न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की बात है कि वो विद कंसल्टेशन, यानी सलाह पर प्रेसिडेंट करेगा। तो इसलिए ये सलाह देते हैं, तो सारे काम प्रेसिडेंट सलाह पर करेगा, तो वहाँ पे आप टीम बना लेते हैं सब। चलिए अब तो, लेकिन एक अच्छी बात है, यह एक मंथन चल रहा है न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में। इस मंथन से अमृत निकलेगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि चंद्रचूड़ जी भी ईमानदार है और मोदी जी निष्कलंक ईमानदार है। तो जब सिस्टम में शीर्ष पे बैठे हुए लोग अगर ठीक हैं, तो कुछ मनोवृत्तियाँ होती हैं, मनोग्रंथियाँ होती हैं, पूर्वाग्रह होता है, कुछ वो विवाद भले पैदा करे, अंततः उससे मक्खन निकलेगा और इस देश का हित होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।